इसमें आपको एक सिचुएशन दिया हुआ है कि एक स्फीयर है, चाहे ये सॉलिड हो या हॉलो, और एक ये पार्टिकल है जिसकी मास स्मॉल m और इसका मास है कैपिटल M। और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन से ये जा रहा है ना। तो आपसे ये पूछता है कि क्या पूछता है? Velocity. Find the velocity of the particle and sphere after the collision. तो आंसर लाया वेदांग आपने? सर 2 इक्वेशन बनी थी सर, सॉल्व करने पे आ जाता आंसर। देखिए आप लोग सभी कोई इसको, जब हम ये स्फीयर के साथ ये पार्टिकल मान लो ये सेंट्रल लाइन से यहां पर हिट कर रहा है, h हाइट ऊपर ना, h हाइट ऊपर हिट कर रहा है, तो फोर्स ऑफ इंपैक्ट किधर लगेगा जब भी ये टकराएगा? तो सरफेस के परपेंडिकुलर। यस सर। फोर्स ऑफ इंपैक्ट जब भी लगेगा तो सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा। ये फोर्स ऑफ इंपैक्ट स्फीयर के द्वारा पार्टिकल पर और पार्टिकल के द्वारा स्फीयर पे इस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। और ये जो पार्टिकल है वो पहले इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा था, इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा था। तो पहले तो हम इसका एंगल निकाल सकते हैं, ये एंगल कितना एंगल पर ये हिट कर रहा है, ये एंगल थीटा। तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये h है और ये रेडियस r है। तो हम साइन थीटा इज इक्वल टू h बाई आर लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू h बाई आर लिख सकते हैं। और कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर 1 माइनस h स्क्वायर माइनस, ये हम वैल्यू निकाल के रख लिए, जरूरत पड़ी तो हम यूज करेंगे। अब ये बताइए ये जो बड़ा वाला स्फीयर है ये किधर भागेगा? ये तो रेस्ट में था। तो ये बड़ा वाला स्फीयर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वो उसी डायरेक्शन में भागेगा। तो ये तो इस डायरेक्शन में भागा, टकराने के बाद की बात कर रहे हैं। तो इसकी वेलोसिटी हो गई v2, और ये क्योंकि इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये भी वेलोसिटी u वेलोसिटी से आ रहा है, ये कोई इस डायरेक्शन में ये भाग, इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं v1। और अगर हम इस जगह पर इस एंगल को अल्फा और इस एंगल को बीटा एज्यूम कर लें, ठीक है? Ines, is that clear? यस सर। तो ये अल्फा का वैल्यू क्या होगा? अल्फा का वैल्यू तो थीटा ही हो जाएगा ना। हाँ सर। अल्फा का जो वैल्यू है वो थीटा हो जाएगा। तो थीटा का वैल्यू तो हम एक जानते हैं, बीटा का हमको नहीं पता है, और कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक। तो अब हम यहाँ पे चीजों को अप्लाई करते हैं। सबसे पहली बात हमको ये बताओ कि हम अगर मोमेंटम लगाना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? m ui लिख सकते हैं ना? यस सर। Recording in progress. m ui ये हुआ इनिशियल मोमेंटम टकराने से पहले। टकराने के बाद ये जो बड़ा वाला स्फीयर है उसकी ये वाली वेलोसिटी हो गई v2, जिसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक कंपोनेंट इधर बनेंगे और एक कंपोनेंट इधर बनेंगे, और ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा। यहाँ हो जाएगा v2 cos थीटा और यहाँ हो जाएगा v2 sin थीटा, जिसका वैल्यू हमको पता है। तो हम यहाँ पर इस इक्वेशन को लिख रहे हैं। तो ये हो गया m2 के लिए, दूसरा मास के लिए m टाइम्स v2 cos थीटा i
प्लस v2 साइन थीटा जे। वेदांत क्लियर है? यस सर। और ये जो पहला वाला मास है, ये जो मास है जो टकराने के बाद इस डायरेक्शन में भागा, तो उसका क्या होगा? m इंटू v1 cos बीटा i प्लस v1 साइन बीटा जे। प्लस में आएगा ना, एक कंपोनेंट इधर होगा, एक कंपोनेंट जो मैंने एज्यूम किया। तो एक इक्वेशन तो यहाँ आ गया। हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या क्या रिजल्ट प्राप्त होगा, थोड़ा बताओ। अच्छा, यहाँ एक गलती हुआ है, बताओ क्या गलती हुआ? साइन थीटा में तो माइनस आएगा ना? माइनस आएगा, माइनस आएगा। यही सब चीज आपको चेक करना था। चलो ठीक। तो m इंटू यू बराबर क्या लिख सकते हैं? इस साइड में तो सिर्फ i है, लेफ्ट साइड में तो सिर्फ i है, j तो है नहीं। तो क्या हम इसको 0j बोल सकते हैं लेफ्ट साइड के लिए? यस। तो i वाला का i के साथ कंपेयर कर लेते हैं, तो क्या क्या आएगा? m इंटू v2 कॉस्ट थीटा, यहां से एक आया और एक यहां से आया, m इंटू v1 कॉस बीटा, है ना? m इंटू v1 कॉस बीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा इक्वेशन क्या आएगा? लेफ्ट साइड में 0 और राइट साइड में j वाली बात कर रहे हैं, तो एक यहाँ प्लस में है, तो स्मॉल m v1 साइन बीटा, ये m इंटू v1 साइन बीटा यहां से, और एक माइनस वाला आएगा, माइनस m इंटू v2 साइन बीटा। एक दूसरा इक्वेशन ये आ। अच्छा, कितने अननोन है वेदांत? कितने अननोन है? 3 अननोन। कौन कौन अननोन है? अननोन है एक v1, एक v2 और एक बीटा। यही अननोन है? यस सर। क्योंकि एक तो एंगल हमको थीटा पता है, तो मेरे पास 2 इक्वेशन आ गए। अब तीसरा इक्वेशन कहां से आए? सर एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला यहाँ लगाना मुश्किल है, हालांकि मुश्किल नहीं है। इसका तो फाइनल वेलोसिटी तो, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, दूसरा बॉडी का है ना, दूसरा बॉडी का ये थीटा है, भी थीटा। एम्पेरिकल फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। नहीं तो अगर एम्पेरिकल फॉर्मूला, हम बस एक एग्जांपल के लिए बता रहे हैं, अगर कभी एम्पेरिकल फॉर्मूला में क्या होता है कि सारे जो वेलोसिटीज है वो सबको हमेशा हमें फोर्स ऑफ इंपैक्ट के ही डायरेक्शन में लगाना पड़ता है। तो कभी कभी एंगल डिसाइड करने में मुश्किल होती है। यहाँ तो एंगल डिसाइडेड है तो कोई दिक्कत ज्यादा नहीं है। तो आप अगर कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है तो आप काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते है ना। अगर कभी भी इंपेरिकल फॉर्मूला लगाने में दिक्कत हो रही है तो आप एनर्जी का सहायता ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बताओ, यहाँ पे हो जाएगा हाफ m इंटू यू स्क्वायर, टकराने से पहले की जो इस बॉल की काइनेटिक एनर्जी है वो, और टकराने के बाद की काइनेटिक एनर्जी हाफ m v2 स्क्वायर प्लस हाफ m v1 स्क्वायर। ये इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं। इसमें डायरेक्शंस का कोई मतलब नहीं है। तो आपके पास कितने इक्वेशन है? तो हाफ हाफ हाफ, तो ये कैंसिल हो गए। तो m u स्क्वायर इज इक्वल टू m इंटू v2 स्क्वायर प्लस स्मॉल m इंटू v1। ये मेरे पास तीसरा इक्वेशन। अब ये 3 इक्वेशन से हम जो है सॉल्व करके वैल्यू को निकाल। वैसे अगर हम इंपेरिकल फॉर्मूला लिखना चाहें तो E बराबर क्या लिखना होता है? v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई u1 माइनस, ये लिखना होता है ना। तो हम E की जगह पर 1 लिखते हैं क्योंकि ये परफेक्टली इलास्टिक है। अब v2 का मान बताइए। v2 का मान जो दूसरी बॉडी की फाइनल वेलोसिटी, तो दूसरा बॉडी तो स्फीयर है, फोर्स के डायरेक्शन में
है ना, फोर्स के डायरेक्शन में, तो इसकी तो वेलोसिटी यही हो गई, v2 ही हो गई, v1 v1। तो v1 की वेलोसिटी फोर्स के इंपैक्ट के डायरेक्शन में क्या लिखी? सर v1 cos थीटा प्लस बीटा। हाँ, v1 cos थीटा प्लस बीटा, ये लिख सकते, ये लिख सकते। इसकी वेलोसिटी का हम एक कंपोनेंट फोर्स के इंपैक्ट में, फोर्स और इंपैक्ट के डायरेक्शन में, इसकी वेलोसिटी को हम इस डायरेक्शन में, फोर्स के इंपैक्ट के डायरेक्शन में। ठीक है, आगे बोलो। डिवाइडेड बाई सर u1। u1 की जगह u लिखेंगे तो गलती हो जाएगा विदांग। ये देखो, ये एंगल आपका थीटा है, तो ये थीटा, तो हमको इस डायरेक्शन की ना कंपोनेंट में वेलोसिटी, तो क्या हो जाएगा, u cos थीटा। समझ आ रहा है ये? यस सर। माइनस u2 क्या है, u2 मतलब दूसरी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी, तो दूसरा बॉडी तो रेस्ट में, जीरो। तो आपके पास एक इक्वेशन यहां से, कौन सा इक्वेशन है ये? अगर हम इसको थोड़ा सा जगह बना लेते हैं और यहां अगर इसको अरेंज करें तो क्या लिख सकते हैं, u cos थीटा इज इक्वल टू v2 माइनस v1 cos थीटा प्लस बीटा। हम ये इक्वेशन तीसरा के रूप में यूज कर सकते। ये 4 इक्वेशन नहीं हो गया, 4 इक्वेशन नहीं है। या तो आप 1 2 3 ये डैश ले लो, 1 2 3, या तो ये तीनों यूज करो, या नहीं तो 1 2 ये 3 डैश, ये वाला यूज करो। 4 इक्वेशन नहीं है, समझ ले। तो अब इसी को हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो बताओ क्या करें हम। 1 2 3 ये जो पहला है, दूसरा है, तीसरा है, इसको यूज करना चाहते हैं, और हम v1 v2 और बीटा निकालना चाहते हैं। बताइए कैसे कैसे निकाले, क्या करें? बोलो भाई। सर अगर इसमें सेकंड वाली इक्वेशन में हाँ सर बीटा और v1 v2 वो है ना सर वेरिएबल। हाँ, वेरिएबल है। तो सर v1 और v2 का एक रिलेशन निकाल लेते हैं और ऊपर वाले में पुट कर देते हैं। चलो ठीक है, वो कर देते हैं। मैथमेटिक्स है अब इसके बाद ज्यादा। तो यहां से हम क्या करते हैं कि साइन थीटा कॉस थीटा तो हमको पता है ना, और हम यहां से क्या क्या कर सकते हैं, v1 और v2 का रिलेशन यहां से क्या हो जाएगा, v2 की वैल्यू ऐसा करें, दोनों को स्क्वायरिंग करके ऐड कर दें, पैदा होगा कुछ साइन स्क्वायर कॉस माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, और यहाँ साइन स्क्वायर बीटा 1 हो जाएगा, 2 टाइम्स इसके साथ आएगा, 2 टाइम्स इसके साथ आएगा। यस सर, हो जाएगा सर, है ना। सिंप्लीफाई करेंगे तो अलग अलग पुट करने से थोड़ी सी परेशानियां बढ़ जाएंगी। तो इक्वेशन एक को स्क्वायर करके दूसरा स्क्वायरिंग करके जोड़ देते हैं, तो क्या क्या होगा, लेफ्ट साइड में क्या आएगा, m स्क्वायर u स्क्वायर। आगे बताइए, राइट साइड में क्या आएगा, दिस स्क्वायरिंग, और इसका दिस स्क्वायरिंग करेंगे तो आ जाएगा क्या, m इंटू v2 का होल स्क्वायर, कैपिटल M है, प्लस इसका स्क्वायरिंग को ऐड करेंगे तो m इंटू v1 का होल स्क्वायर, इसका 2a में माइनस ऊपर 2mm v1 v2 cos थीटा cos बीटा, और माइनस में
इसका 2mm v1 v2 mm v1 v2 साइन बीटा साइन थीटा, साइन बीटा साइन थीटा। समझ आ रहा है? दोनों को हमने होल स्क्वायरिंग करके ऐड कर दिया। लेफ्ट साइड में क्या आया भाई? लेफ्ट साइड में यही सब आया, m स्क्वायर v2 स्क्वायर m स्क्वायर v1 स्क्वायर और प्लस 2mm v1 v2 को हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से cos थीटा बीटा साइन बीटा ये हो जाएगा क्या? cos थीटा प्लस बीटा ये हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा। तो अब मेरे पास ये सारी रिलेशंस आ गई हैं और एक यहाँ पर तीसरा इक्वेशन यूज करने के लिए अभी बैठा हुआ है। कैसे यूज किया जाए इसको यहाँ पर प्लेस करने के लिए कुछ व्यवस्था दिख रहा है? सर थर्ड इक्वेशन सर दिखाना सर एक बार। ये है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, कोई दोनों में से यूज कर सकते। तो सर नीचे वाले में सबको साइड में ले जाके 0 कर दे। इसको ये सेम टर्म बन रही है ना सर नीचे? ये सेम टर्म नहीं बन रही है, यहाँ पे m का स्क्वायर है, m का स्क्वायर है, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्म नहीं है, यस है ना? और यहाँ पे सिर्फ m है, यही दिक्कत कर रहा है। तो सर 3 डैश वाले में से सर cos थीटा प्लस बीटा का एलिमिनेट कर देते हैं। cos थीटा प्लस बीटा एलिमिनेट कर देंगे तो v1 v2 का रिलेशन आ जाएगा, इन स्क्वायरिंग में आ गया ना, चक्कर ये है। अगर मास सेम रहता तो ये बनाना बहुत इजी था, नहीं? फिर भी जो भी है, जो सामने है वो यही है। 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है, तो सिंप्लीफाई तो होगा। आइनस कैसे सिंप्लीफाई किए? ये 3 इक्वेशन लिखे थे आइनस? नहीं सर, मेरा थर्ड इक्वेशन नहीं आया था। थर्ड इक्वेशन नहीं आया था, 2 इक्वेशन लिख पाए थे ना? 2 इक्वेशन से तो खैर अब निकाल ही नहीं पाएंगे, है ना? इसलिए नहीं बना था। 2 इक्वेशन से तो निकाल ही नहीं पाएंगे। थर्ड इक्वेशन देख लो, थर्ड इक्वेशन कैसे लिखना समझ में आया? यस सर। वैसे ये सवाल को आसान करने के लिए हमने तो बस जो मन में आया था आपको दे दिया था। वैसे एग्जाम में अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो मास का आपस में दोनों का रिलेशन दे देगा, ठीक है, कि इसका मास इतना, इसका मास इतना है, तो उससे आपको निकालने में आसानी है। ओके सर, है ना? तो अभी हम जैसे कि एक मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, ताकि कैलकुलेशन कैसे हो। एज्यूमिंग both balls have same mass, both balls are identical, mass of particle प्रॉब्लम को हम वही रहने दिए, बस यहाँ पे हमने मास को अलग अलग लिया है, जो कि आकर के हमें परेशान कर रहा है। अभी हम यहाँ पे इस चीज को सिंप्लीफाई इजीली करने के लिए मास ऑफ पार्टिकल एंड स्फीयर आर से, तो क्या हो जाएगा बताइए? मास अगर पार्टिकल स्फीयर के सेम हो गए तो यहां से अभी जो मैंने ये इक्वेशन नंबर 4 बनाया है, इससे हम क्या लिख सकते हैं बताइए? इससे m स्क्वायर यहाँ भी m स्क्वायर बनेगा, अरे कट जाएंगे तो क्या बचेगा? u स्क्वायर बराबर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 इंटू कॉस थीटा प्लस बीटा, यही आएंगे ना वेदांत? यस सर। हाँ, और यहाँ पे ये जो तीसरा इक्वेशन है, यहां से भी ये सारे मास कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये वाला मास सारे कैंसिल हो जाएंगे, ये सारे मास कैंसिल हो। तो मास अगर कैंसिल हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? u स्क्वायर इक्वल टू v2 स्क्वायर प्लस v1।
एंड फ्रॉम इक्वेशन 3 u स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2। मैंने प्रॉब्लम को चेंज नहीं किया, बस मास की वैल्यू को मैंने दे दिया, क्योंकि मास अलग अलग होने से चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो रही थी, लंबा चौड़ा इक्वेशन फॉर्म। तो अब यहां से ऐसा करते हैं कि v1 v2 का होल स्क्वायर की जगह u स्क्वायर यहां रखेंगे तो लेफ्ट साइड भेजेंगे तो ये 0 हो जाएगा। राइट साइड में 2v1 v2 cos थीटा प्लस बीटा, या सो cos थीटा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू 0। यहां से थीटा प्लस बीटा का रिलेशन आ गया 90 डिग्री, और यही अगर मास अलग अलग होता तो ये 90 डिग्री का रिलेशन नहीं आता है ना वेदांत? यस सर। मास अगर अलग अलग होता, मान लो कि हमने तो यहाँ पर सेम ले लिया है। सपोज करो कि तुम्हारा जो एग्जाम आया, IIT एडवांस आया या जेई जो भी है, तो वहां पे आपको बोला कि जो स्फीयर का मास है वो 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ पार्टिकल, अगर ऐसा दे, तो फिर हम इस तरह के सिचुएशन को डाल के फिर हम सिंप्लीफाई कर देते। समझ आया? थोड़ी सी अभी के केस में जो ये वाला भी दिया है डाटा, इस डाटा के साथ थोड़ा सा कैलकुलेशन और ये हो जाता, लंबा होता। तो मैंने जो अभी एज्यूम किया है उसके अनुसार हम बात कर रहे हैं। तो थीटा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आ गया? थीटा प्लस बीटा का वैल्यू 90 डिग्री। इसका मतलब कि ये इधर भागेगा और ये परपेंडिकुलरली 90 डिग्री एंगल बनाते हुए इधर भागेगा। याद रखिए 90 डिग्री एंगल बनाते हुए इधर तभी भागेगा जब दोनों का मास सेम होगा। मास अगर अलग अलग होगा तो फिर ये 90 डिग्री एंगल बनाते हुए नहीं। समझ में आया मैडम? यस सर। मास सेम होगा तभी 90 डिग्री के एंगल बनाते हुए भागेगा, वरना नहीं। और अब यहां से आप यहां से बीटा निकाल। बीटा का वैल्यू कितना हो गया? π/2 माइनस थीटा। थीटा का वैल्यू आपको पता है। बीटा का वैल्यू निकाल के आप किसी में प्लेस कर दो। बीटा का वैल्यू यहां पर रख दो, तो यहां से साइन थीटा तो जानते ही हैं, कहां रखना ज्यादा अच्छा रहेगा? v1 v2 का भी तो वैल्यू निकालना भी बाकी है। हमने तीसरा इक्वेशन यूज किया, पहला दूसरा को यूज करते हैं। v1 v2 का मान बताइए कैसे निकालोगे? सर थर्ड वाली इक्वेशन 3' को यूज कर लेते हैं। हम यहाँ फोकस कर रहे हैं पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों। इधर फोकस करो, इधर फोकस करो, कैसे निकाल? बीटा आपको पता चल चुका है सर। v1 और v2 में रिलेशन आ जाएगा, फिर सर ऊपर वाले में पुट कर देंगे सर उसको। फ्रॉम इक्वेशन 2 mv1 नहीं mv2 साइन थीटा, mv2 साइन थीटा। थीटा का मान हमको मालूम है, साइन थीटा का मान मालूम है। और इधर में क्या आया? स्मॉल mv1 साइन बीटा। बीटा का वैल्यू क्या है भाई? बीटा का वैल्यू है 90 माइनस थीटा, ये तो कॉस थीटा हो गया। mv2 साइन थीटा इज इक्वल टू स्मॉल mv1 कॉस। ये आ गया। इक्वेशन 1 में रिप्लेस करना है, ये इक्वेशन 1 है। तो mv2 साइन थीटा, mv2 साइन थीटा, ये देखिए ये वाली mv2 साइन थीटा बराबर स्मॉल mv1 कॉस थीटा है। तो इक्वेशन नंबर 1 में mv2 कॉस थीटा का वैल्यू लाके प्लेस करते हैं। बताइए क्या है? mv2 साइन थीटा है ना इक्वेशन 1 में। लेफ्ट साइड क्या है? mu। इक्वेशन 1 में लेफ्ट साइड mu था, राइट साइड क्या है?
इक्वेशन 1 में ये वाली इक्वेशन, लेफ्ट साइड आपकी एम यू, राइट साइड में एम वी टू कॉस थीटा और एम वी टू कॉस थीटा। थीटा तो जानते ही है ना, तो एम वी टू का वैल्यू क्या हो जाएगा? एम वी टू बराबर हो जाएगा एम वी वन कॉस थीटा बाई टेन थीटा। वी वन निकालने का भी हम प्रयास कर रहे हैं, तो यहाँ पे एम वी टू कॉस थीटा, एम वी टू कॉस थीटा, तो एम वी टू की वैल्यू हो गई स्मॉल एम वी वन कॉस थीटा डिवाइडेड बाई टेन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो वहां पे tan थीटा की जगह sin थीटा होगा ना? हाँ, ये सब थोड़ी सी साइन थीटा, साइन थीटा। अच्छा आगे बताओ, यहाँ पे और क्या, प्लस एम वी वन कॉस बीटा, प्लस एम वी वन कॉस बीटा, प्लस एम वी वन कॉस बीटा। बीटा का वैल्यू 90 माइनस थीटा है, बीटा का वैल्यू यहाँ 90 माइनस थीटा है, उसको मैंने यहाँ पे प्लेस किया। एम यू बराबर देखो, एम 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 तो सारे हम काट देते हैं, ये एम ये एम ये एम, तो लेफ्ट साइड में सिर्फ यू बचा, और हम यहाँ से वी वन को कॉमन ले लिया और साइन थीटा को कॉमन ले लिया, सॉरी एलसीएम ले लिया, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, और साइन थीटा यहां जाकर गुना हो जाएगा, तो ये साइन स्क्वायर, तो ये तो ऊपर में 1 हो गए। तो आपको v1 की जो वैल्यू है वो आ गई u साइन थीटा, u साइन थीटा। समझ आया बताऊं? यस सर। और u साइन थीटा का वैल्यू देखिए, साइन थीटा का वैल्यू मैंने निकाल के रखा हुआ है h बाई आर, u h बाई आर, ये आपके आ गए v1, जो पार्टिकल की वेलोसिटी है ये आ गई u h बाई आर। और v2 की वैल्यू क्या होगी? कहाँ है, कोई v2 है जो आसानी से निकाल दे? v2 यहां से निकाल लेंगे, ये वाली m, ये जो रिलेशन यहां से डाल दीजिए इसमें, m m m तो कट जाएंगे यहां से क्योंकि दोनों का मास इक्वल है, तो क्या हो गया v2 बराबर, v2 बराबर बोलो, v1 cot थीटा, v1 की जगह h बाई आर, u h बाई आर इंटू कॉस थीटा का वैल्यू कितना था? कॉस थीटा का वैल्यू था रूट अंडर 1 माइनस एच स्क्वायर बाई आर, साइन थीटा, साइन थीटा है ना ये, सीधा असर उसको देते tan थीटा कर देंगे, तो सीधे वैल्यू आ जाता है ना यहाँ पे, यहाँ पे v1 की वैल्यू v2 बराबर v1 बराबर यहाँ है ना u साइन थीटा इंटू v1 कॉस थीटा बाई साइन थीटा, साइन थीटा कैंसिल, तो v2 बराबर u इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा का वैल्यू हमने निकाला हुआ है सर, रूट अंडर, ये हो जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई, समझ आया? बस
अब जब चूंकि हमने, याद रखिए ये जो रिलेशन, ये जो आंसर आएगा ये सिर्फ और सिर्फ तब आएगा जब पार्टिकल और स्फीयर दोनों के मास से, समझ आया वेदांत? यस सर। आइनिश, इज दैट क्लियर? यस सर। अब हम देखो कितना मेहनत किए इस सवाल को बनाने में। अगर हम इस सिचुएशन को रहने देते हैं, ध्यान से सुनिए, मैं थोड़ा सा इस पे डिस्कस करना चाहता हूं कि पार्टिकल की मास और स्फीयर की मास सेम, और आपको ये प्रॉब्लम है जिसको मैंने अभी सॉल्व किया और आंसर तो आपके सामने, ठीक है? तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या हम इसी प्रॉब्लम को इतना बिना मेहनत किए कोई और मेथड से बना सकते? अगर मास सेम है तो मेरे दिमाग में एक मेथड आ रहा है, मैं उसको शेयर कर रहा हूं, कहीं दिक्कत हो तो बताना। ये आपका एक स्फीयर है, तुम लोग भी सोचना कि कैसे फिजिक्स के प्रॉब्लम को और भी तरीके से हैंडल करते हैं। एक तो ये मेथड आपने देखा ही, अभी देखो ये स्फीयर है जो रेस्ट में, जिसकी मास है, और एक पार्टिकल यहां आकर के हिट किया, उसका भी मास स्मॉल है, और ये थीटा एंगल से जो टकराना था अपना टकराया। ये टकराने से पहले इसकी स्पीड क्या है? तो यू। टक्कर के दौरान जो फोर्सेस इस पे लगेंगे वो सरफेस के परपेंडिकुलर, यही फोर्स लगेगी, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेंगे। तो फोर्स ऑफ इंपैक्ट के डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी क्या हुई टकराने से पहले? फोर्स ऑफ इंपैक्ट के डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी क्या हुई? यू कॉस थीटा। और टकराने से पहले इसकी वेलोसिटी क्या है? ऐसा करते हैं, मैं एक सिचुएशन को ये ले लेता हूं, कर लेता हूं ताकि समझने में आसानी होगी। टकराने से पहले इसकी वेलोसिटी थी u cos थीटा, और इसकी वेलोसिटी थी 0 थी ना? और इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी क्या होगी? इस फोर्स के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर में यू sin थीटा। u sin थीटा। अब जब ये टक्कर होगा और दोनों के मास सेम है, जब ये टक्कर होगा और दोनों के मास सेम है, और टक्कर अगर परफेक्टली इलास्टिक है, तो क्या पढ़े थे हम लोग? सर वेलोसिटी इंटरचेंज वाली उसके पास चली जाती है, इसकी वाली उसके पास चली जाती है और इसकी वाली इसके पास चली जाती है ना? तो इसकी वेलोसिटी इसके पास चली जाएगी। फोर्स ये जो एप्लीकेशन है किसमें लगता है? वन डायमेंशन, जिसमें फोर्स ऑफ इंपैक्ट के डायरेक्शन में ही सारी वेलोसिटीज होती है। तो इसकी वेलोसिटी फोर्स के डायरेक्शन में क्या था? टकराने से पहले पार्टिकल की वेलोसिटी फोर्स के डायरेक्शन में क्या था? यू cos थीटा। तो टकराने के बाद वो वेलोसिटी इसको दे देगा, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगा? यू cos थीटा, और इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगा, क्योंकि ये 0 में था, है ना? और इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में क्या देखो तो इस डायरेक्शन में बॉल पर क्या कोई फोर्स लग रहा है?
नहीं सर। इस डायरेक्शन में बॉल पे, इनफैक्ट सिर्फ बॉल पे इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी सेम रहेगी। तो इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी सेम रहेगी। क्या रहेंगी? यू u sin। और स्फीयर की इस डायरेक्शन में, क्या स्फीयर पे इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है? नहीं लग रहा है। नहीं सर। तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में स्फीयर की वेलोसिटी सेम रहेगी। तो स्फीयर की वेलोसिटी 0 थी, तो इसकी वेलोसिटी 0 रहेगी। तो ये है बिफोर कोलिजन, ये है आफ्टर कोलिजन। तो बताओ, आफ्टर कोलिजन स्फीयर की, बॉल की वेलोसिटी क्या हो गई? यू sin स्पीड ऑफ बॉल क्या हो गई? यू साइन थीटा। जिसको हमने v1 माना हुआ था, u sin थीटा। और आफ्टर कोलिजन स्पीड ऑफ स्फीयर क्या हो गई? यू कॉस थीटा। u cos थीटा। देखो तो, क्या वही है जो मैंने लाया हुआ? यस सर। u sin थीटा, और यहां पर है u cos थीटा। देख रहे हो मैजिक? मैंने इतनी मेहनत करी, और यहाँ चूंकि हम लोग थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गए तो हमने मास को आसान कर लिया, लेकिन रिजल्ट तो वहीं पर प्राप्त। इतना मेहनत करने के बाद भी सिचुएशन हमको यहीं पर पहुंचा दिया जो मैंने ये कॉन्सेप्ट में देखा। और ये वेलोसिटी किधर है? दोनों वेलोसिटी के बीच का एंगल क्या है वेदांत? 90 डिग्री, जो कि अल्फा प्लस बीटा वैल्यू हम लोग का 90 ही प्राप्त हुआ था। यहाँ अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 90 ही प्राप्त। ये सिचुएशन क्लियर है? यस सर। तो देख रहे होंगे कि हम यही सवाल को जब हम दूसरे मेथड से बनाए, एक लाइन में आंसर या बिना कोई कैलकुलेशन, बिना कोई क्वेश्चन। लेकिन अगर दोनों का मास अगर अलग अलग होता तो वेदांत क्या ये वाली घटना घटती? नहीं मास का वेलोसिटी का इंटरचेंज होता? नहीं होता। तो फिर हम अपना तरीके से उसको बना। स्फीयर बॉल का तो हो गया। यहां से हम एक रिलेशन आपको दे रहे हैं कि इफ collision is perfectly, if the balls are identical, if balls are identical and collision is perfectly elastic and oblique, ठीक है? collision perfectly elastic है और क्या है? oblique है। then after collision their velocities will be perpendicular to each other। मतलब टकराने के बाद उनकी वेलोसिटी आपस में क्या होगी? एक दूसरे के परपेंडिकुलर। समझ आया? यस सर। हालांकि मैंने अभी प्रूव कर दिया है, और ये प्रूव अभी स्फीयर और पार्टिकल का है। अगर हम इसको एक एग्जांपल से प्रूफ करते हैं, चलो कि हम मान लेते हैं
कि एक स्फीयर है, स्फीयर छोड़ो, बॉल्स ले लो सीधे, या कैरम बोर्ड का गोटी ले लो। ये दोनों बॉल्स हैं या कैरम बोर्ड का गोटी है, जो भी है, दोनों का मास सेम है और ये दूरी नहीं दिया हुआ है, ये रेस्ट में है। और एक बात और यहाँ पर रुक गए, यहाँ पर एक बात और लिखना पड़ेगा कि ये जो दूसरा बॉल है वो स्टैटिक रेस्ट में। बॉल्स आर आइडेंटिकल, है ना, प्रोवाइडेड बिफोर सेकेंड बॉल बिफोर कोलिजन शुड बी रेस्ट। सेकेंड बॉल बिफोर कोलिजन शुड बी एट रेस्ट। दूसरा बॉल टकराने से पहले रेस्ट में होना है, तभी तो वेलोसिटी का आदान प्रदान और इस तरह से भागे। हम ये वाली सिचुएशन ले लेते, ये रेस्ट में है, ये चल रहा है, ये चल रहा है, दोनों का मास सेम है। इफ कोलिजन इज इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक। देखो ध्यान से सब कोई, अगर हम इस बॉल को इस लाइन में रख दें, ये कोलिजन कैसा हो जाएगा? थोड़ा सा मैंने बॉल को ऊपर से नीचे कर दिया, ये कोलिजन कैसा हो जाएगा? सर हेड ऑन हो जाएगा। हेड ऑन हो जाएगा, हेड ऑन हो जाएगा, जिसके बारे में तो आपको पता है। ये रेस्ट में है, ये चल रहा है, कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है, तो टकराने के बाद वेलोसिटी का आदान प्रदान हो जाएगा। अच्छा, ये वेलोसिटी इसको दे देगा, इसका वेलोसिटी ये ले लेगा। लेकिन अगर ये थोड़ा ऊपर हो जाए तो क्या अब ये कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक होगा? बोलो वेदांत। सर इलास्टिक तो सर होगा, लेकिन हेड ऑन सॉरी हेड ऑन परफेक्टली हेड ऑन कोलिजन होगा? नहीं सर। इफ कोलिजन इज इलास्टिक, find the angle between velocities after collision. Angle between velocities after collision. कोलिजन के बाद उसकी वेलोसिटीज के बीच एंगल क्या, ये निकालना। तो कैसे निकालूंगा? वैसे तो हमको इसका आंसर पता है, हमको इसका एंगल पता है ना, आंसर क्या होगा? तो 90 होगा। 90 होगा। तो हम इसको निकालेंगे कैसे 90 डिग्री? सिचुएशन सजा ले, सिचुएशन सजाइए। टकराने के बाद ये दोनों बॉल्स इधर उधर भागे, हमें नहीं पता किधर भागे, लेकिन टकराने के बाद एक बॉल इधर भाग गया, एक बॉल इधर भाग। ये जो बॉल भागा इधर, इसकी वेलोसिटी है v1, ये जो बॉल भागा इधर, इसकी वेलोसिटी है v2, और इसके एंगल अल्फा और इसके एंगल बीटा। ठीक है, ठीक है जी। यह है बिफोर, यह है आफ्टर। अब यहां पर इस सिचुएशन में आइनेश, इस सिचुएशन में जो भी मैंने सिचुएशन दिया है, क्या इसमें हम न्यूटन्स इंपेरिकल फॉर्मूला लगा सकते हैं?
वेदांग आप लगा सकते नहीं, इतने से नहीं लगा सकते। नहीं लगा पाएंगे। हालांकि एप्लीकेबल होगा जब आप बहुत माइन्यूटली चेक करेंगे कि ये कहाँ जाकर के हिट किया, है ना, कहाँ जाके ये हिट किया एंगुलरली, यहाँ पे ये जो कॉन्टेक्ट बना, है ना, इस पर इधर फोर्स लगा, इधर में फोर्स लगा, वो सारी चीजों को फाइंड आउट करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो जब भी आपको कभी भी एग्जाम हॉल में तो बहुत प्रेशर होता है ना, तो आपको जब भी ये परेशानी हो कि हम वहां पर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाली फॉर्मूला को यूज नहीं कर पाए, क्योंकि वो तो हमेशा जो फोर्स ऑफ इंपैक्ट है उसके डायरेक्शन में वेलोसिटी चाहिए हो, तो हम एनर्जी लगाते। तो बताओ भाई, टकराने से पहले की मोमेंटम, पहले इक्वेशन बोलिए। mu, हम यहाँ इक्वेशन ही डायरेक्ट लिख लेते हैं। चलो ठीक है, mu i, टकराने के बाद बोलो फटाफट। mv1 cos beta cos अल्फा i plus v1 sin अल्फा, फटाफट इसका बोलो। v2 cos बीटा i माइनस v2 sin बीटा, ठीक है। m सारे कैंसिल हो गए क्योंकि दोनों के मास सेम। तो u बराबर क्या हो गया? u बराबर हो गया v1 cos अल्फा प्लस v2 cos बीटा, और क्या है, लेफ्ट साइड में 0, राइट साइड में v1 sin अल्फा माइनस v2 sin बीटा। वही इक्वेशन आ रहा है जो इसके पहले वाला सवाल में है ना। और एक एनर्जी लिख लो, हाफ m u स्क्वायर बराबर हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ m u2 स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी लिखने में एंगल अल्फा बीटा इस सब का कोई जरूरत नहीं, हाफ m u स्क्वायर बराबर v1 स्क्वायर प्लस तीसरा इक्वेशन। फिर हम उसी तरह सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को स्क्वायरिंग करके ऐड कर लेंगे। तो लेफ्ट साइड में क्या आ गया, वही इक्वेशन आएंगे। u स्क्वायर लेफ्ट साइड में आ गया, राइट साइड में v1 स्क्वायर, फिर v2 स्क्वायर, फिर 2v1 v2 कॉमन ले लिया, cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा। ये u स्क्वायर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, इसकी वैल्यू हम u स्क्वायर यहाँ प्लेस कर देते हैं, 2v1 v2, और ये हो गया cos अल्फा प्लस बीटा। तो cos अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू 0, तो अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये दोनों के बीच का एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री। अल्फा कितना है नहीं पता, बीटा कितना है नहीं पता, लेकिन दोनों के बीच का एंगल 90 होगा एग्जैक्टली। समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। अल्फा बीटा कितना कितना है ये हमको नहीं पता, लेकिन दोनों के बीच का एंगल 90 होगा, ये बात श्योर। तो एंगल बिटवीन वेलोसिटीज हो गए 90 डिग्री। मतलब दोनों बॉल जो भागेंगे तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर। कभी भी जब आप कैरम बोर्ड खेलने बैठना और गोटी से गोटी मारना थोड़ा एंगल के साथ, तो देखना कि गोटी मारने के बाद वो कैसे भागता है। तो देखना कि वो दोनों एक दूसरे के हमेशा परपेंडिकुलर भागा। स्ट्राइकर से मारोगे तो मास चेंज हो जाए, तो फिर चीजें बदल जाए। गोटी से गोटी मारोगे तो आपको कुछ इस तरह के सिचुएशन रियलाइज। ठीक है, तो शायद अब आप ऑब्लिक कोलिजन के सवाल आप कोई भी सॉल्व कर सकते हैं। मास अगर चेंज करके देगा तो चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, इसमें कोई डाउट नहीं। 3 पार्टिकल का कोलिजन मैंने देख लिया।
चलो सारी चीजें हो गई हैं अब इसके हम आपको सीट भेजेंगे, प्रैक्टिस करना उसको। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हो गया सर। खैर जामिया मीडियम का नहीं कैसे बता देखे रोटेशनल मैकेनिक्स, ठीक है ये हम लोग के मैकेनिक्स का सबसे पावरफुल और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर एक एग्जाम में इसमें क्वेश्चन आते ही। आईआईटी वालों ने इसके क्वेश्चंस ऐसे ऐसे डिजाइन किए हुए हैं, ठीक है एग्जाम हॉल में बनाना तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, और कभी कभी बहुत इजी क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। नीट वाले एग्जाम में इसके क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं और गारंटली वो सब एग्जाम हॉल में बन जाते हैं। तो खैर हम इसके बेसिकली कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश करेंगे। इसमें कुल मिलाकर 4 चीज हैं जिसको आपको बहुत फिट होकर के समझना है। एक है मोशन, इसमें कौन कौन से मोशन के साथ हमें 2-4 हाथ करना पड़ेगा। दूसरा है इसके साथ कुछ नए टर्मिनोलॉजी जुड़ेंगे, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क। ये सारी चीजों को पहले फिट होकर के समझना है। फिर एक्सिस ऑफ रोटेशन, इंस्टैन्टेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये सारे कुछ नए टर्मिनोलॉजीज आएंगे जो इसके पहले हम लोग नहीं पढ़े। वो सारी टर्मिनोलॉजीज को जब आप परफेक्टली सीख लोगे तब जाके आप इसको अच्छे से मोशन के ऊपर अप्लाई कर पाओगे, तो फिर उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर। तो आइए सबसे पहले हम थोड़ा सा मोशन को डिस्कस करते हैं। और यहाँ पर इस खास में रोटेशनल मैकेनिक्स में आपको पार्टिकल के भी मोशन मिलेंगे और आपको रिजिड बॉडी के भी मोशन मिलेंगे। वैसे दुनिया में रिजिड बॉडीज तो बहुत हैं, लेकिन हमें जो सिलेबस में या जो अब तक एग्जाम हॉल में पूछा गया है उसमें कुछ खास प्रकार के रिजिड बॉडी का ही एक क्वेश्चन आते हैं। एक आते हैं रॉड, रिंग, डिस्क, है ना, स्फीयर, सिलेंडर, अर्थ। ठीक है, तो ये हम बॉडी के जो एप्लीकेशंस हैं, इस बॉडी पे जो एप्लीकेशंस हैं उसको हम सब। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पार्टिकल का मोशन। तो आपको पता है पार्टिकल के जितने भी टाइप के मोशन है ये हम लोग सब अब तक पढ़ चुके हैं। पार्टिकल में क्या क्या मोशन हो सकता है। पार्टिकल में स्ट्रेट लाइन मोशन, पैराबोलिक मोशन, सर्कुलर मोशन, ये 3 तरह के मोशन हम लोग पढ़ चुके हैं। रोटेशनल मोशन में थोड़ी सी चीजें अलग होती हैं। अच्छा एक बात बताइए आप लोग, ट्रांसलेशनल मोशन मतलब क्या समझ। When a rigid body moves in straight line, से कोई एक रिजिड बॉडी ले लो, जैसे ये क्यूब ले लो, क्यूबॉइड ले लो, और ये जो रिजिड बॉडी है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलते हुए आगे जाता जाए, इस मोशन को हम बोलेंगे
ट्रांसलेशनल मोशन। जैसे कि मान लो ये आपका एक स्फीयर है और ये स्फीयर कुछ एकदम से ऐसे नाचे ऊंचे कुछ नहीं, इसके हर एक पार्टिकल का मोशन एकदम सीधी रेखा में इस तरह से, इस मोशन को ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है। दूसरा है रिवॉल्विंग मोशन। रिवॉल्विंग मोशन को आप सर्कुलर मोशन नाम दे सकते। रिवॉल्विंग मोशन को सर्कुलर मोशन नाम दे सकते हैं। जब एक पार्टिकल, व्हेन ए पार्टिकल और बॉडी मूविंग इन सर्कुलर पाथ, जैसे कि कोई पार्टिकल है और ये सर्कुलर मोशन में इस तरह से चल रहा है। ठीक है। इसका रेडियस, मान लो कि कोई एक बॉडी है, स्फीयर ही है, स्फीयर ही, वो किसी एक्सिस के अबाउट इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है। ये रिवॉल्विंग मोशन है, याद रखिएगा। रोटेशनल मोशन, ये रिवॉल्विंग मोशन, ये स्फीयर। उसी तरह से कोई सिलेंडर है और वो सिलेंडर किसी एक्सिस के अबाउट पूरा का पूरा परफेक्टली रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, इस तरह से सर्कुलर मोशन। इसको हम लोग रिवॉल्विंग मोशन कहते हैं, रिवॉल्व कर रहा है। एक होता है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन क्या होता है? रोटेशनल मोशन, बॉडी रोटेट अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे कि ये स्फीयर है और ये स्फीयर इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, नाच रहा है। उसके हर एक पार्टिकल भी नाच रहा है, एक पार्टिकल भी नाच रहा है, हर एक पार्टिकल भी नाच रहा है। इधर या ये सिलेंडर है या रिंग है, डिस्क है, स्फीयर है, जो भी है, ये मान लो कि ये डिस्क है और ये डिस्क इसी एक्सिस के अबाउट इस तरह से रोटेट कर रहा है, नाच रहा है। इसके हर एक पार्टिकल भी इस तरह से रोटेट कर रहा है। ये रोटेशनल मोशन में हम इसको लेते हैं। ये सारे मोशन आपको मिलेंगे, जितने मोशन यहाँ ट्रांसलेशनल, रिवॉल्विंग, रोटेशनल, ये सारे मोशन इस चैप्टर में आपको मिलेंगे। और एक है रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन शुरू हो गया चैप्टर 1 का है ना। व्हेन rigid body translate as well as rotate। जब एक बॉडी, रिजिड बॉडी, स्फीयर, सिलेंडर, रिंग, डिस्क, जब ये नाचते हुए, रोटेट करते हुए आगे की तरफ मूव करे, नाचे भी और आगे भी जाए, इस तरह से, जैसे कि चक्का रोल करते हुए आगे जाता है, सिलेंडर रोल करते हुए आगे जाता है, इसको हम लोग रोलिंग मोशन कहते हैं। रोलिंग मतलब इसमें दो मोशन है, एक ट्रांसलेशनल है और एक रोटेशनल है।
दोनों के कॉम्बिनेशन को रोलिंग मोशन कहते हैं। तो यहाँ पे हमें चार तरह के मोशन मिलेंगे, है ना, 4 तरह के मोशन मिलेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि हमें 2 मोशन मेन समझना है। एक है सर्कुलर मोशन, तो मैंने पढ़ा हुआ अलग से, एक चैप्टर ही है। एक मोशन हमें पढ़ना है ट्रांसलेशनल, एक मोशन पढ़ना है रोटेशनल, और इसी दोनों को कंबाइन कर देंगे तो बन जाएगा रोलिंग। तो मुख्य मोशन में यहाँ पे 2 मोशन, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल। तो पहले हम ये 2 मोशन को समझते हैं, ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो अपने पेज को 2 पार्ट में आप बांट लें। एक साइड नोट करें प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, कितना दिन शुरू करोगे दिमाग और दूसरे साइड प्योर रोटेशनल मोशन। और समझिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। सपोज कीजिए कि कोई हम एक सरफेस पे एक क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, सिलेंडर, किसी को भी प्योर ट्रांसलेशनल मोशन दे रहे हैं, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन दे रहे हैं। बॉडी जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है। और जानते ही हो कि एक रिजिड बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स से वो रिजिड बॉडी बना जाता है, पूरा रिजिड बॉडी है। तो तुम गौर करो, अगर इस रिजिड बॉडी का अगर हम कुछ पार्टिकल एज्यूम करें, मान लो एक पार्टिकल यहाँ है P1, एक पार्टिकल यहाँ है P2, एक पार्टिकल यहाँ है P3, तो जब ये बॉडी यहाँ से चलते हुए यहाँ पहुंचेगा तो P1 इस जगह आ जाएगा, क्योंकि ये रिजिड बॉडी है, पार्टिकल अपनी जगह पर स्टैटिक रहते हैं, कंप्रेसिबल नहीं है, रिजिड बॉडी है। ये जो P2 है यहाँ से चल करके यहाँ आ जाएंगे, और P3 यहाँ से चलकर यहाँ आ जाएंगे, जहां थे वही, विथ रेस्पेक्ट टू बॉडी। तो तुम गौर करके बताओ यहाँ पे तीनों में से किसकी डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है, P1 की, P2 की, P3? बराबर है तीनों। चलो 1 मिनट ठहर जाओ, सहसा आप बताओ तो यहाँ 3 पार्टिकल में किस पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट सबसे बड़ा है? आवाज नहीं है? सर आ रही है आवाज? हाँ अभी आ रही है, बता आ रही है बेटा। डिस्प्लेसमेंट तो सही सबका सेम लग रहा है क्यों? बिल्कुल बिल्कुल, डिस्प्लेसमेंट हर एक पार्टिकल की इस केस में सेम है। P1, P2, P3 तीनों पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट सेम है, और वो बॉडी की सेंटर ऑफ मास की जो डिस्प्लेसमेंट है उसके बराबर हम कह सकते, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ S1, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ S3। तो सेंटर ऑफ मास की डिस्प्लेसमेंट और हर एक पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट, सबकी डिस्प्लेसमेंट सेम, यही इसका कैरेक्टर है। तो इस केस में हम कहेंगे कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट of every particle will be same, and hence
अब सब पार्टिकल की लीनियर डिस्प्लेसमेंट अगर सेम है तो सबकी लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन भी सेम होगा, एंड हेंस लीनियर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, linear acceleration will be same. इस प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में ये कैरेक्टरिस्टिक मैच कर, जिस भी पार्टिकल की, जिस भी बॉडी के हर एक पार्टिकल के लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी ऑल द टाइम अगर सेम है, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में, तो हम उसको प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में थे। अब आ जाओ यहाँ पे रोटेशन में। सपोज करो कि एक ये रॉड है, ध्यान से देखना और समझना और बताना। मान लो ये एक रॉड, इस रॉड को हम थोड़ा रोटेट करते, हम इस रॉड को थोड़ा सा रोटेट करते, इस रॉड को रोटेट कर दी। अब इस रॉड की हम कुछ पार्टिकल एज्यूम करते हैं। मान लो एक पार्टिकल यहां है P1, एक यहां है P2, एक यहां है P3, P3। रोटेट करने के बाद P1 जो है वो यहां पहुंच गया, P2 यहां पहुंच गया, P3 यहां पहुंच गया। ये रोटेट करने के बाद ये तीनों अपना अपना जगह नया ले लिया। अब आप हमको बताओ कि अगर हम इनके लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इसकी लीनियर डिस्प्लेसमेंट ये होगी, स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग। इसकी लीनियर डिस्प्लेसमेंट ये होगी और इसकी लीनियर डिस्प्लेसमेंट ये होगी। क्या इस केस में तीनों पार्टिकल की लीनियर डिस्प्लेसमेंट सेम है? नहीं सर, लीनियर डिस्प्लेसमेंट अलग अलग। और अगर लीनियर डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है तो लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन भी हर एक पार्टिकल का अलग अलग, और सिर्फ मैग्नीट्यूड में ही अलग अलग नहीं है, डायरेक्शन में भी अलग अलग। इसकी ऊपर वाले दोनों का देखो, इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, लेकिन नीचे वाले का देखो तो इसकी डायरेक्शन इधर है। तो प्योर रोटेशनल मोशन में जो पहली बात हमको दिखी वो ये कि डिफरेंट पार्टिकल्स हैव different linear displacement and hence different linear velocity and acceleration. ठीक है, not only in magnitude, also in direction. Magnitude, in magnitude and direction both. In magnitude and direction both. अब बताइएगा कि ये हुआ P1 पार्टिकल का, ये हुआ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब कितना एंगल रोटेट किया। ये हुआ P2 पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कितना एंगल रोटेट किया। ये हुआ P3 पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये कितना एंगल रोटेट किया। तो बताओ तो यहाँ पे किस पार्टिकल की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सबसे बड़ा है? ऐसा आप बताओ कि किस पार्टिकल की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सबसे बड़ा है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब कौन सा पार्टिकल सबसे ज्यादा एंगल रोटेट किया, P1, P2, P3। ऐसा हाँ, सर इसमें एंगल तो सर सेम ही हुआ है। सबकी एंगल सेम ही है। वेरी गुड, सबकी एंगल सेम है।
ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा। और याद होगा जब हम आपको सर्कुलर मोशन बताए थे तो एंगुलर जो क्वांटिटी होते हैं जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर मोमेंटम, जितने भी एंगुलर रोटेशन वाले टर्म्स होते हैं उन सब की डायरेक्शन को हम या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज के रूप में बोलते हैं। राइट हैंड थंब रूल लगा करके उसकी डायरेक्शन को निकाल। तो आप यहां देखकर बताओ कि मैग्नीट्यूड तो सबका सेम है। थीटा एंगल ये भी नाचा, थीटा एंगल ये भी नाचा, थीटा एंगल ये भी नाचा। क्या सबका डायरेक्शन सेम है या डायरेक्शन अलग अलग? आइनस ये बताओ। सर डायरेक्शन अलग अलग है। इसका डायरेक्शन अलग है सर, P3 का अलग है और P1 और P2 का सेम है। अभी मैंने क्या बोला बेटा कि डायरेक्शन, जब भी हम एंगुलर टर्म्स की बात करेंगे तो उसकी डायरेक्शंस को डिसीजन हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे, ठीक है? यस सर। तो बताओ ये जो P1 की जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसका डायरेक्शन क्या होगा? क्लॉकवाइज। सर डाउनवर्ड डायरेक्शन, अंदर। डाउनवर्ड नहीं, इनवर्ड बोलेंगे। इनवर्ड, सॉरी। हाँ, आपके कॉपी में है तो डाउनवर्ड ही है ना, या कॉपी में भी इनवर्ड ही रहेगा। हाँ सर, इनवर्ड। और फिंगर जो नचाए तो कैसे नचा, क्लॉक या एंटी क्लॉक? सर ये क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, ओके। P2 का भी डायरेक्शन बोल दो उसी तरह जैसे बोले हो। सेम इनवर्ड होगा। ये सेम इनवर्ड होगा। P3 का भी बोलो। P3 का भी इनवर्ड ही आ रहा है। सेम आ रहा है ना? हाँ हाँ, P3 का भी सेम आ रहा है। देखने में उल्टा लग रहा है ना बेटा? देखिए ऐसे नचाएंगे। यस सर। देखने में उल्टा लग रहा है लेकिन डायरेक्शन तीनों का क्या है? सेम। तो मैग्नीट्यूड भी सेम हो गया और डायरेक्शन भी सेम। तो हम क्या लिखेंगे? देखिए हम लिखेंगे बट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा and hence angular velocity omega and angular acceleration alpha of every particle will be same। और ये सेम किस में होगा? इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है? ये दो बातें छलकर है। तीसरी बातें क्या आई कि अगर हम इस रॉड को कंटिन्यूअसली रोटेट कराते रहे इसी तरह से, यहां से तो ये पोजीशन से चलकर ये पोजीशन में आया, रोटेट कर, अगर हम ये पार्टिकल को पूरा रोटेट कराते रहे, ये रॉड को रोटेट कराते रहे, तो P1 पार्टिकल का मोशन कैसा होगा? सर्कुलर। तो इमेजिन करो P1 पार्टिकल का मोशन कैसा होगा। सिर्फ अगर P1 पार्टिकल का फोकस करो, रॉड के साथ रॉड रोटेट कर रहा है और P1 पार्टिकल को तुम अगर देख रहे हो तो P1 पार्टिकल का मोशन क्या बोलेंगे? सर्कुलर बोलेंगे। सर्कुलर बोलेंगे। P2 का भी सर्कुलर बोलेंगे और P3 का भी सर्कुलर बोलेंगे। लेकिन क्या इन सारे पार्टिकल के सर्कुलर मोशन का रेडियस सेम है? नहीं। सब पार्टिकल का जो रेडियस है वो डिफरेंट है। हाँ, एक बात तो ये पता चला कि रिजिड बॉडी जब रोटेट करते हैं तो उसके हर एक पार्टिकल का प्योर रोटेशनल मोशन जब करेंगे तब उसके हर एक पार्टिकल का मोशन क्या होगा? तो सर्कुलर। every particle will move in circular motion with different radius। और यही डिफरेंट रेडियस की होने की वजह से है ना, सर्कुलर मोशन, every particle will move in circular motion
same angular velocity, but with different radius. रेडियस उसके डिफरेंट, सबकी रेडियस अलग अलग, और रेडियस डिफरेंट होने की वजह से v बराबर ओमेगा आर, ओमेगा तो सबका सेम है और r अलग अलग है, तो उसके कारण v का मान जो लीनियर वेलोसिटी है वो चेंज हो जाता है, इसीलिए लीनियर वेलोसिटी हर एक पार्टिकल के अलग। अच्छा, अब एक बात बताओ, क्या इस रिजिड बॉडी में ऐसा भी कोई सेट ऑफ पार्टिकल है जो परफेक्टली रेस्ट में है, जिसमें ना ही कोई लीनियर मोशन हो रहा है ना ही एंगुलर मोशन हो रहा है? तो तुम गौर से देखोगे तो P1 पार्टिकल की लीनियर मोशन भी हो रही है, P1 पार्टिकल की लीनियर मोशन भी हो रही है, एंगुलर मोशन भी हो रही है, P2 का भी लीनियर मोशन हो रहा है, एंगुलर मोशन हो रहा है, P3 का भी लीनियर मोशन हो रहा है, एंगुलर मोशन हो रहा है। लेकिन इस बॉडी में एक और भी पार्टिकल का सेट है, ये जो बिंदु दिख रहा है पॉइंट, उसमें ना ही कोई लीनियर मोशन हो रहा है और ना ही कोई एंगुलर मोशन, और ऐसे ही तो ये पार्टिकल क्या है, परफेक्टली रेस्ट में। और ऐसे ही सेट ऑफ पार्टिकल से जब कोई हम एक लाइन पास कराएं जो उसके रोटेशनल मोशन के प्लेन के परपेंडिकुलर हो, जो रोटेशन मोशन हो रहा है जिस प्लेन में हो रहा है उसके परपेंडिकुलर में वो लाइन हो और इस पॉइंट से पास करे, उसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन का डेफिनेशन सुन लो अच्छे से। एक्सिस ऑफ रोटेशन is a line perpendicular to the plane of rotation and passing through the points which are at rest. जिस पार्टिकल के साथ ना कोई रोटेशन हो रहा है ना कोई ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है, वो रेस्ट में है, और उसी पॉइंट से अगर आपके सारे पार्टिकल सारे ये जो एक्सिस है वो पास करें और वो एक्सिस प्लेन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर हो तो उसको कहेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन पर जितने भी पॉइंट्स पाए जाएंगे सबके सब रेस्ट में रहेंगे। समझ में आया आइनेश? तो यहाँ पे आप कह सकते हैं देयर इज ए सेट ऑफ पार्टिकल, set of particles which are at rest and a line passing through such set of particles and perpendicular to the plane of motion and set of particle and perpendicular प्रॉब्लम हुआ अपन तो चाहे वो एक्सिस ऑफ रोटेशन सिंपल वाला हो या वो एक्सिस ऑफ रोटेशन इंस्टेंटेनियस वाला हो, सबके लिए डेफिनेशन यही रहे। तो आप इस बात को नोट कर लीजिए। The particles which lie on axis of rotation will be at rest, should be at rest. वो रेस्ट में रहना चाहिए। जिसके पास ना ही कोई लीनियर मोशन हो ना ही कोई एंगुलर मोशन हो, रेस्ट के
ये मेरे रोटेशन मोशन के साथ इतनी चीजें छन करके बाहर, इतनी चीजें रोटेशन मोशन के साथ छन करके बाहर। अब आइए यहाँ पे जहां ये समाप्त हुआ है रोटेशन में, हम यहां से दूसरा पॉइंट शुरू, और ये दूसरा पॉइंट के बगल में ही दूसरा पॉइंट। अब थोड़ा मोशन को एनालाइज करेंगे। सपोज करो ये रिजिड बॉडी किसी रूप में, रॉड, रिंग, डिस्क, स्फीयर, सिलेंडर, किसी रूप में ये ट्रांसलेट कर रहा है। इसकी जो मोशन है सेंटर ऑफ मास के मोशन के साथ हम इसको डील करेंगे, क्योंकि इसके हर एक पार्टिकल का जो वेलोसिटी होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, एक्सेलरेशन होगा, वो इसके खुद के सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन के बराबर। एट t इक्वल टू 0 इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, और इस पर एक एक्सेलरेशन, सेंटर ऑफ मास पे एक एक्सेलरेशन लग रहा है a, और इस तरह से ये सीधी रेखा में चलते हुए t समय बाद ये कहीं यहां पहुंचता है, जिसकी वेलोसिटी चेंज होकर के भी सेंटर ऑफ मास हो जाता है। यहां पे ये एक रॉड है जो t बराबर 0 समय में, t बराबर 0 समय में ये इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आई से रोटेट कर रहा है, ओमेगा आई से रोटेट कर रहा है, और थोड़ा देर बाद ये रोटेट कर जा रहा है। ठीक है, इसकी वेलोसिटी मान ले यहां हम दिखा रहे हैं ओमेगा आई है, और रोटेट करने के बाद t समय बाद रोटेट कर रहा है, रोटेट करके t समय बाद कहीं यहां पहुंच जा रहा है। चलिए, तो t समय के बाद, अच्छा, ये जो रोटेट कर रहा था, रोटेशन के क्रम में एक एंगुलर एक्सेलरेशन काम कर रहा था, इज एंगुलर एक्सेलरेशन, और t समय बाद ये रोटेट कर करके यहां पहुंच गया, जिसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुई थीटा। ये जो एंगल थीटा रोटेट कर गया, थीटा हुआ एंगल ऑफ रोटेशन, और फाइनल वेलोसिटी हो गया ओमेगा एफ। रोटेट करने के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई ओमेगा एफ। दोनों में क्या देख रहे हो? दोनों में अगर हम सिमिलैरिटीज को चेक करें तो क्या अंतर? यहां और यहां में मिलाओ तो क्या अंतर? और इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। पूछ रहा बोलिए। यहाँ जो S हुआ, यहाँ पर कौन हुआ? थीटा। थीटा। यहाँ जो A हुआ, यहाँ कौन हुआ? अल्फा। यहाँ जो U हुआ, यहाँ कौन हुआ? ओमेगा। ओमेगा। यहाँ जो V हुआ, यहाँ पर हुआ ओमेगा F। तो जो मोशन हम यहाँ एप्लीकेशन में सीखे हैं, बिल्कुल हूबहू हम सेम के सेम यहाँ भी अप्लाई कर सकते। यहाँ पर भी अगर एक्सेलरेशन मोशन के लॉन्ग लगता है तो स्पीड बढ़ेगा, और यहाँ पर भी अल्फा अगर एंगुलर मोशन के सेम डायरेक्शन में लगेगा तो स्पीड बढ़ेगा।
यहाँ पे अगर ये एक्सेलरेशन अगर मोशन के अपोजिट लगता तो इसकी स्पीड घटती जाती और थोड़ा देर के बाद हो सकता है रिटर्न बैक हो जाए। यहाँ पर भी अगर ये अल्फा इस डायरेक्शन में लगकर अपोजिट डायरेक्शन में लगता तो नाचते नाचते इसकी स्पीड घटती जाती और फिर उल्टा डायरेक्शन में नाचना शुरू कर। तो जो सिचुएशन यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे आप यहाँ पर उसको मॉडिफाई कर सकते। डेफिनेशन भी सबका दोनों का मिलता जुलता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम वो हम वेलोसिटी कहते हैं। यहाँ पर भी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम वो हम एंगुलर वेलोसिटी कहेंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम वो एक्सेलरेशन कहते हैं। और यहाँ पर भी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम वो हम एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, और दोनों में एप्लीकेशन इफ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज कांस्टेंट, हम क्या सारे काइनेमेटिक्स लगा सकते हैं, काइनेमेटिकल इक्वेशंस लगा सकते हैं। यस सर। बिल्कुल इसी तरह अगर यहां पर अल्फा अगर कांस्टेंट है तो हम वही काइनेमेटिकल इक्वेशन यहां पर भी लगा सकते हैं। जैसे यहां लगाते हैं ट्रांसलेशनल मोशन में लगाते हैं तो पहला इक्वेशन क्या है बताइए। v इक्वल टू U plus AT. U plus u AT. प्लस एट। उसके बाद दूसरा क्या है B A v स्क्वायर इक्वल टू U u स्क्वायर प्लस 2 a s। अगर हम इसको यहां लिखना चाहें रोटेशन वाले के केस में तो क्या लिख सकते हैं बताइए। ओमेगा फाइनल ओमेगा फाइनल ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इंटू टी ओमेगा एफ का स्क्वायर ओमेगा आई का स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू थीटा। और बताइए इक्वेशन इस ट्रांसलेशनल मोशन में S s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर सेंटर ऑफ मास। ट्रांसलेशनल मोशन में हम सेंटर ऑफ मास का ही लेंगे। बॉडी लिखे ना लिखे लेकिन आप दिमाग में रखिए सेंटर ऑफ मास की बात। और क्या क्या इक्वेशन है, एक तो ये है, एक और भी था U V प्लस U बाई 2 टी प्लस प्लस नहीं हाफ माइनस Minus half it. माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। और एक था एस बराबर भी V plus प्लस यू U by T. U बाई 2 By 2 into T. इंटू टी। और एक था ये तो हमें पता है ना। एस एंथ बराबर अच्छा वो वाला U plus 2 में यू U प्लस A बाई 2 प्लस 2n माइनस 2n माइनस 1 A by 2. बिल्कुल आप सेम टू सेम ये पूरे के पूरे इक्वेशन आप रोटेशन का रोटेटिंग बॉडी के बारे में आप यहां लिख सकते। तो फटाफट बोलिए आप लोग। थीटा बराबर ओमेगा आई टी प्लस हाफ अल्फा टी। और बोलिए थीटा बराबर ओमेगा एफ टी माइनस हाफ अल्फा टी। और बोलिए थीटा बराबर ओमेगा एफ प्लस ओमेगा आई बाई 2 इंटू टी। और बोलिए थीटा एंथ बराबर Omega I ओमेगा आई प्लस 2n माइनस 1 alpha by 2. अब इन दोनों में क्या फर्क है, एक छोटा सा ये फर्क है, ध्यान से समझो कि इस केस में ये जो पार्टिकल ये जो रिजिड बॉडी है ट्रांसलेशनल मोशन में ये तो कंटिन्यूअसली चलते जाएंगे आगे बढ़ते जाएंगे।
लेकिन ये क्या होगा ना कि एक चक्कर काटने के बाद वापस अपना मोशन रिपीट करेगा। नहीं, 360 डिग्री नाचने के बाद एक बार फिर मोशन उसी पाथ में रिपीट करेगा। तो इस केस में एक और चीज पूछता है, दैट इज द नंबर ऑफ रोटेशन। नंबर ऑफ रोटेशन, नंबर ऑफ रोटेशन मतलब कितना चक्कर काटा। 5 सेकंड में कितना ये रॉड चक्कर काटेगा, 10 सेकंड में ये रॉड कितना चक्कर काटेगा। तो कैसे निकालेंगे? तो कितना एंगल नाचा बटा में 2 पाई से हम मल्टीप्लाई कर 2 पाई से डिवाइड कर। तो इसको बोलते हैं ट्रांसलेशनल काइनेमेटिक्स। और इसको बोलते हैं रोटेशनल काइनेमेटिक्स। जो एक पूरा चैप्टर है, इसके यही सारे इक्वेशंस को यूज करके आपको सॉल्व होगा। और याद रखिए ओमेगा बराबर होता है 2f पाई। f को क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। और f बराबर क्या होता है? 1/t। t को क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। ये चीजें याद रखनी है। ओमेगा का जो ऐसा यूनिट होता है वो रेडियन पर सेकंड, और f का जो यूनिट होता है वो होता है रेवोल्यूशन पर सेकंड, या सीधा या सिर्फ पर सेकंड, हाँ, या सिर्फ पर सेकंड। ठीक है, रेवोल्यूशन एक संख्या है तो हम उसको लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा। तो रेवोल्यूशन पर सेकंड में 2 पाई मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेडियन पर सेकंड। अगर रेवोल्यूशन पर सेकंड में डाटा दिया होगा और आपको ओमेगा चाहिए, तो रेवोल्यूशन पर सेकंड में अगर 2 पाई मल्टीप्लाई कर देंगे तो ओमेगा निकल जाएगा, जिसको रेडियन पर सेकंड। क्या यहां तक समझ में आया? यस सर। इसके साथ हम अभी के समय में हजारों प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं इन केस ऑफ ओनली प्योर रोटेशनल मोशन। ग्राफिकल एप्लीकेशंस भी आप सेम टू सेम जैसे काइनेमेटिक्स में पढ़े थे, सेम टू सेम आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे फिर बढ़ता चला जाएगा, तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसको यहां से आगे बढ़े। रोटेशनल मैकेनिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, याद रखिएगा इसको। हालांकि आप लोग सभी कोई हर एक टॉपिक को ही ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी चीजें